ठीक है ना। तो अभी तक सारा क्लियर है। जैसे डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेबिलिटी की बात करें तो उसी को हम लोग डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेबिलिटी भी बोलते हैं। तो ये है क्या कि हमें वो स्कोप देता है ना, डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेबिलिटी या फिर सेपरेबिलिटी हमें स्कोप देता है किसी भी लॉज को, मतलब टू सेव दैट लॉ, है ना। पर्पस इज दैट कि अगर कोई पार्ट है ना, अदर पार्ट ऑफ ए लॉ और द एंटायर लॉ है ना, जो भी केसेस हो, इफ इट इज इनकंसिस्टेंट टू द प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इन जनरल एंड फंडामेंटल राइट इन पर्टिकुलर। तो ऐसा अगर यहां तक बोले हैं तो इसका क्या मतलब हो जाएगा, फंडामेंटल राइट इन पर्टिकुलर कहने का मतलब कि इट इज इन दिस सेंस कि ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फंडामेंटल राइट क्या करेगा, उस लॉ को जो है अनइनफोर्सेबल बना देगा अप टू द एक्सटेंट ऑफ इनकंसिस्टेंसी पार्ट, है ना, अप टू द एक्सटेंट ऑफ रिपग्नेंट प्रोविजन, यही चीज है ना। तो उस लॉ को अगर हमें सर्वाइव करना, एंड द पर्पस इज नॉट टू रिमूव द होल लॉ एंटायरली, बट इफ इट इज पॉसिबल टू रिमूव दैट पार्ट, दैट रिपग्नेंट पार्ट, है ना, सो दैट कि होल लॉ कुड बी सेव्ड, यही चीज है पर्पस हमारा। और अगर अनइनफोर्सेबल भी होता है तो क्या फ्रॉम द बिगिनिंग तो नहीं होता है, बट अप टू दैट इनकंसिस्टेंट पार्ट ही होता है। तो ये ध्यान रखिएगा कि तो उसी के रिगार्डिंग डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स वगैरह सब सिंपल नॉर्मल सा टर्म, अगर एक लाइन का है, अगर उसमें समझ लेंगे तो कोई दिक्कत ही नहीं है। रिपग्नेंसी की वजह से कोई पर्टिकुलर लॉ है इनकंसिस्टेंट के साथ तो रह नहीं सकता है, सो दैट लॉ which comes in question due to that repugnant provision, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, impugned law, है ना, वो रिपग्नेंसी की वजह से impugned law। जैसे कि हम लोग एग्जांपल में सेक्शन 14 ऑफ पीडीए है ना, सिंपल सा, तो केस स्टडीज देख लेंगे तो एक झटके में समझ में आ जाएगा। तो अभी हमारा आर्टिकल 12 भी क्लियर हो गया कि स्टेट के डेफिनेशन में ये इसकी जरूरत हमें क्यों पड़ी थी, क्योंकि इन केस ऑफ वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट, जैसे जुरिस्प्रूडेंस जब बढ़ेगा ना, अगर मान लीजिए सिंपल जो फंडामेंटल राइट है एस्पेक्ट, सो फंडामेंटल राइट क्या हो जाएगा, हम इसको बोल सकते हैं इट इज ए सेट ऑफ रूल्स ऑफ इंटरेक्शन, है ना, टू बी गाइडेड बिटवीन द इंडिविजुअल्स एंड अमंग द इंडिविजुअल्स टू सोसाइटी। जैसे कि हम लोग मनुस्मृति वगैरह में कुछ भी तो एक मान लीजिए सोसाइटी का डेवलपमेंट हुआ है, और कुछ भी तो एक डॉक्यूमेंटेड लॉ, एक अपेक्स लॉ की तौर पे होना चाहिए टू रेगुलेट द सोसाइटी, टू रेगुलेट द नॉर्म्स ऑफ इंडिविजुअल्स बिहेवियर, है ना। तो इसकी वजह से भी फंडामेंटल राइट्स की जरूरत पड़ती है, और खास करके ये पर्पस क्या हो जाएगा, इट इज रिक्वायर्ड टू प्रमोट पॉलिटिकल डेमोक्रेटिक राइट्स ऑफ ए पर्सन ओनली। यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा कि जो इंडिविजुअल्स है, 3 डेमोक्रेटिक राइट्स में फंडामेंटल राइट्स की जरूरत सिर्फ पॉलिटिकल डेमोक्रेटिक राइट्स को प्रमोट कराने के लिए होती है। वो भी क्यों, क्योंकि इसके होने की वजह से स्टेट जो है वो डेपोटिक नहीं हो सकता है, ऑटोक्रेटिक नहीं हो सकता है, टायरनी इन नेचर नहीं हो सकता है, समझ गए। सो दैट कि इंडिविजुअल्स बराबर होगा। अगर मान लीजिए बोल दिया गया कि हम इंडिविजुअल्स के बीच में डिस्क्रिमिनेट नहीं करेंगे, और इट इज इन दिस सेंस कि पॉलिटिकल राइट्स बराबर होना, जो स्टेट की तरफ से प्रिविलेजेस मिल रहे अमंग दैट कैटेगरी वो बराबर मिलेगा, समझ गए। तो सारी चीज अभी हम लोग आगे देखने वाले हैं, तो स्पेशली जो कंसेप्चुअल क्लियरिटी है वो समझ के रहिएगा कि फंडामेंटल राइट्स क्या है, क्यों जरूरत पड़ रही, कॉन्स्टिट्यूशन में क्यों गारंटी के तौर पे दिया गया, अगर वायलेशन हो जाता है तो फिर क्या होगा, समझ गए बात को। तो यहाँ पे अभी देखिए आगे हम लोग पढ़ेंगे, चल के धीरे धीरे सारी चीजें क्लियर हो जाएगी कि जैसे जुरिस्प्रूडेंस का जो स्कोप बढ़ता है इन टर्म्स ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द सोसाइटी, ऐसे हम लोग जैसे मान लीजिए पर्सन, है ना, जैसे ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन इंडिविजुअल्स की बात करें तो विथ ब्लड एंड फ्लैश, है ना। अगर मान लीजिए मैंने बोला क्या कि ओएनजीसी, तो ओएनजीसी को तो हम ह्यूमन बीइंग में नहीं कंसीडर कर लेंगे। तो ये मसला तब शुरू हो जाता है कि जब जैसे विद द ग्रोइंग नेचर ऑफ सोसाइटी जुरिस्प्रूडेंस एरिया भी बढ़ेगा अपना, तो दैट्स व्हाई ओएनजीसी भी हमें क्वेश्चन में लाना पड़ेगा कि वेदर ओएनजीसी शुड बी कंसीडर्ड एज स्टेट और नॉट, है ना। तो वहां पे देखा आपने कि बाद में ये चीजें निकल के आती है, दो सुप्रीम कोर्ट 2 चीजों को हाईलाइट करता है, वेदर दैट बॉडी इज एसेंशियली परफॉर्मिंग स्टेट्स फंक्शन, एक तो ये हो गया, और दूसरा है क्या कि वेदर दैट बॉडी इज अंडर परवेसिव कंट्रोल ऑफ द स्टेट, समझ गए। तो यानी परवेसिव कंट्रोल मतलब मैक्सिमम पूरा का पूरा कंट्रोलिंग ऑथोरिटी, यानी कि उसकी फंक्शनल ऑटोनॉमी वगैरह नहीं है, सब कुछ डिसाइड करने वाला क्या है, सेंट्रल मतलब गवर्नमेंट या फिर ऑथोरिटी। इस वजह से और इन्हीं सारे चीजों को हाईलाइट करके हम ये बोल सकते हैं कि एनसीईआरटी को स्टेट के डेफिनेशन में कवर नहीं करेंगे, सीएसआईआर को स्टेट के डेफिनेशन में नहीं कवर करेंगे, समझ गए। अब जैसे इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, तो यहाँ पे देखेंगे हर कुछ तो गवर्नमेंट मैनेज कर रही है,
इट इज अंडर परवेसिव कंट्रोल ऑफ द फाइनेंशियल असिस्टेंस गेन कर रहा है, तो दैट्स वाई क्या हो जाएगा, स्टेट के डेफिनेशन में आएगा। समझ गए? तो ये अदर ऑथोरिटीज के डेफिनेशन को समझने के लिए है, और वहीं पे लोकल ऑथोरिटीज के लिए जो पैरामीटर्स बतलाया गया वो आपका अलग था। तो सिंपली इसका कोई जरूरत नहीं होता है, बट एक आप ऐसे नॉर्मल समझ में काम आएगा। अब हम लोग आर्टिकल 13 के राउंड डिस्कशन करेंगे, है ना। ये 13 क्या है अपना, क्या कि डेफिनेशन ऑफ लॉ, सिंपल, है ना। तो अगर मान लीजिए लॉ है, और आज के डेट में हम क्या जानते हैं, दिस लॉ मस्ट बी कंसिस्टेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन, है ना। दिस लॉ मस्ट बी कंसिस्टेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि कंसिस्टेंसी इसकी चेक होगी कॉन्स्टिट्यूशन के रेफरेंस से। इफ जुडिस, और चेक करने वाले कौन अथॉरिटी है, जुडिशरी। इफ जुडिशरी फाउंड्स दैट कि ये लॉ कंसिस्टेंट है, तो दिस लॉ इज वैलिडेटेड बाय द सुप्रीम कोर्ट, है ना, या कोर्ट। और अगर वो इनवैलिड होता है, इनकंसिस्टेंट होता है, तो क्या हो जाएगा कि उसको इनवैलिड डिक्लेयर कर दिया जाता है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया जाता है, हेंस इट इज नलिफाइड। समझ के बात को। तो ये सारे टर्म्स मतलब इट इज डिक्लेयर्ड नल एंड वाइड बाय द सुप्रीम कोर्ट, कब, इन केस ऑफ इनकंसिस्टेंसी, यानी कि कोई भी प्रोविजंस को अगर वो मतलब प्रोविजंस को वायलेट कर रहा है ना, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन इन जनरल और फंडामेंटल राइट्स को इन पर्टिकुलर है, तो ये नेचर को समझते हुए, समझ गए। तो ये सारी चीजें, अब देखिए जब ये लॉ है तो इसका स्कोप दो वजह से हो सकता है। अगर ब्रिटिश टाइम पे भी गवर्नमेंट थी, ब्रिटिश टाइम, देखिए सिंपल वे में अगर हम लोग बोले क्या कि गवर्नमेंट, तो यहाँ पे भी आपको दो चीजें समझ में आनी चाहिए, एक गवर्नमेंट बाय लॉ और दूसरा क्या हो जाएगा, गवर्नमेंट बाय मैन। समझ गया ना। तो कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल नॉर्म्स के अंदर में आएगा और कौन आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट हो जाएगा कॉन्स्टिट्यूशन के, तो ये भी समझ, जैसे कि आप किसको प्रीफर करेंगे अंडर दिस मॉडर्न डेमोक्रेटिक वर्ल्ड, ऑब्वियसली गवर्नमेंट बाय लॉ, है ना। तो गवर्नमेंट बाय मैन तो आपका ऑटोक्रेटिक या टोटलिटेरियन रिजिम की तरफ लेके जाएगा, है ना, ऑब्वियस, एकदम मैक्सिमम लेवल ऑफ सेंट्रलाइज्ड टेंडेंसी की तरफ लेके जाएगा, जहां पे कि क्या होगा, टोटल का टोटल पावर एक ही पर्सन के हाथ में कंसंट्रेटेड होगा, और वही रिस्पॉन्सिबल होगा रूल ओवर या एडमिनिस्ट्रेशन करने को। समझ गए। तो ये सारी चीजें, तो लॉ भी क्या हो सकता है, एक हो जाएगा अपना प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, एक हो जाएगा पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। तो प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ समझ पा रहे हैं कि अगर आज के डेट में हमारे पास रेफरेंस के लिए कॉन्स्टिट्यूशन है, टू चेक वेदर दैट पर्टिकुलर लॉ और द पार्ट ऑफ एनी लॉ इज कंसिस्टेंट टू द प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज और नॉट, है ना, यही चीज है। तो हमारे पास अब जान पा रहे हैं ना क्या कि ये जो स्कोप आता है डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी, है ना, सेवरेबिलिटी या सेपरेबिलिटी, ये कितना बड़ा स्कोप करके दे रहा है। यानी कि अगर ऐसा ये नहीं होता, सर्वाइव नहीं करता, तो इसका क्या मतलब हो गया कि द होल लॉ वाज अनइंफोर्सेबल इन नेचर, है ना, वाज मेड टू बी अनइंफोर्सेबल इन नेचर, ये चीज है ना। बट इसके होने की वजह से क्या हो जाएगा, दैट दैट रिपग्नेंट पार्ट इज टू बी रिमूव्ड ना, और इन दिस वे द होल लॉ कुड बी सेव्ड। समझ गए। इसकी वजह से स्कोप दे देता है हमें। और पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल तो ये है, यानी कि अब जो भी लॉज बनेंगे वो क्या हो जाएगा कि कॉन्स्टिट्यूशन है हमारे पास, इसके डायरेक्ट रेफरेंस है ना। तो ये सारी चीजें, तो आर्टिकल 13 वही अपने डेफिनेशन ऑफ लॉ के बारे में बात करता है, जिसमें कि आर्टिकल 31 के अंदर में आप देखेंगे डिफरेंट क्लाउज हैं। तो क्लाउज में हम लोग नहीं जाते हैं, हम लोग उसके क्लाउज मतलब प्रोविजंस हम लोग इन जनरल यूज करेंगे। जैसे क्लाउज 1 दैट रिलेट्स टू कि वो प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, है ना। प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में भी आप सेम डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स के बारे में मेंशन करेंगे, डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेबिलिटी या सेपरेबिलिटी के बारे में बात करेंगे, और कैसे लॉ को बचाया जा सकता है ना, एग्जांपल के साथ। पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ यानी कि क्लाउज 2 में पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ क्या होगा, अब अगर आज के डेट में कोई लॉ बनता है तो रेफरेंस के तौर पे तो कॉन्स्टिट्यूशन है ही ना। अगर मान लीजिए लॉ मेकर्स ने कॉन्स्टिट्यूशन को ही वायलेट करके लॉ ले आए, तो इसका मतलब शुरू से ही पता है कि वो लॉ इनवैलिड नेचर का है, और दैट इज डिक्लेयर्ड बाय द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इटसेल्फ कि हाँ ये लॉ में ही प्रॉब्लम है, लॉ ही इनकंसिस्टेंट है, रिपग्नेंट प्रोविजन के साथ ही लॉ बना है ना। तो ये सारी चीजें, उसके बाद जो है अब ये आता है कि मान लीजिए यहां तक समझने में कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग ये समझते हैं क्या कि लॉ मेकिंग बॉडी के तौर पे क्या है, और उसके बाद मान लीजिए जुडिशरी का यहाँ पे क्या बचता है। यहाँ पे आपने जुडिशरी का एक बार और रेफरेंस स्टेट के मैटर पे देखा होगा कि जहाँ पे जुडिशरी इटसेल्फ रिवील्स दैट कि जुडिशरी हैज टू परफॉर्म 2 एक्शंस, एक हो गया जुडिशियल एक्शंस और हो गया नॉन जुडिशियल एक्शंस। और स्टेट की जब बात हो वेदर जुडिशरी कवर्ड अंडर द डेफिनेशन ऑफ स्टेट और नॉट, तो जब क्या होगा जुडिशरी अपना जुडिशियल फंक्शन कर रहा होगा, तो एट दैट टाइम इट इज नॉट कवर्ड अंडर द डेफिनेशन ऑफ आर्टिकल 12, है ना, डेफिनेशन ऑफ स्टेट। और नॉन जुडिशियल फंक्शंस में वो स्टेट के तौर पे कवर हो जाएगा, जहां पे कि गाइडलाइंस आते हैं, उसके एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस फंक्शंस वगैरह होते हैं,
अब ये तो चीजें हो गई। अब क्या है, क्या कि देखिए लॉ मेकिंग काम किसका हो जाएगा, पार्लियामेंट यूनियन लेवल पे या फिर स्टेट लेजिस्लेचर स्टेट लेवल पे। और जुडिशरी में आप देख पाएंगे कि इंडियन जुडिशियल सिस्टम का जो अपना पिरामिडिकल शेप वाला टर्म से वापस रेफरेंस ले लीजिए कि इंडियन जुडिशियल सिस्टम को हम लोग कैसे समझते हैं और वो पिरामिडिकल शेप में किसकी कहां पे पोजीशन है, समझ पा रहे हैं। अब देखिए कि लॉ मेकिंग काम किसका हो जाएगा, पार्लियामेंट का काम हो जाएगा, और उस लॉ की कंसिस्टेंसी को चेक करना जुडिशरी का काम हो जाए। एक तो ये पर्सपेक्टिव है। अब क्या है, क्या कि हम अपनी सोसाइटी को समझने की कोशिश करते हैं और वो एक फेज को समझने की कोशिश करते हैं जस्ट आफ्टर द डेज ऑफ इंडिपेंडेंस, है ना। अब देखिए हमारे पास लैंडलॉर्ड सिस्टम उधर प्रिवेलेंट था, वाइडली प्रिवेलेंट था, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, जस्ट 26 नवंबर 1949 जब एडॉप्शन हुआ और इंप्लीमेंट हो जा रहा है उस कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन 26 जनवरी 1950 को, यानी कि जस्ट आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ द प्रोविजंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, अब हमारे पास क्या होगा, क्या कि इंडियन सोसाइटी हो या इंडियन गवर्नमेंट का स्ट्रक्चरल फंक्शनल एस्पेक्ट हो, दैट was to be reviewed or that was to be function under the constitutional norms। ये चीज है ना। अब अचानक से चीजें हो जाएगी तो ये भी तो सोसाइटी को एक्सेप्टेंस होना चाहिए। एक तरफ हम कहाँ पे, एक तरफ अपने गवर्नमेंट का फंक्शंस या फिर जो गवर्नमेंट मशीनरी है वो किस टाइप से ट्रीट किया जा रहा है कॉन्स्टिट्यूशनल नॉर्म्स के अंदर में, यानी पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल एरा में स्टेट का नेचर ही बदला दिया गया, वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन वाला होगा, अनलाइक पुलिस स्टेट ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट, समझ पा रहे हैं। तो यानी कि नेचर एक झटके में चेंज हो जा रहा है। तो क्या होगा, जैसे प्रीवी काउंसिल या पर्स का मामला सुना होगा, राजे महाराजे थे, तो धीरे धीरे क्या होगा, अचानक से भी करेंगे तो मतलब रेबल हो जाता, या फिर सोसाइटी भी बर्दाश्त नहीं कर पाती चीजों को। तो धीरे धीरे चीजें वापस मतलब एक उस कॉन्स्टिट्यूशनल या वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन के नॉर्म्स के अलाइन किया जाता है। इसी रेफरेंस में जब आप देखेंगे क्या कि ओरिजिनली व्हेन फंडामेंटल राइट्स मतलब फंडामेंटल राइट्स वाज enshrined under the constitution from the all मतलब इनिशिएशन, यानी उस वक्त कितने फंडामेंटल राइट्स थे, we had 7 फंडामेंटल राइट्स, 7 कैटेगरीज ऑफ फंडामेंटल राइट्स, जिसमें कि आप ये भी देखेंगे जैसे कि राइट टू प्रॉपर्टी भी इंक्लूडेड था, कि जैसे अभी अपने पास ओरिजिनली ये था 7, है ना, और अभी प्रेजेंट टाइम पे अपने पास कितने हैं, 6 फंडामेंटल राइट्स, यानी 6 कैटेगरीज ऑफ फंडामेंटल राइट्स, जो एक बचती है ना, जो कि एक डिलीट हुआ है, रिपील हुआ है, यानी राइट टू प्रॉपर्टी। फिर से बोल रहा हूं, समझिएगा अच्छे से, राइट टू प्रॉपर्टी वाज रिपील्ड बाय द 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1978, यानी कि शॉर्ट लिख रहा हूं, 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 ये पूरा नाम होता है। यानी इस संविधान संशोधन के द्वारा हमने इसको फंडामेंटल राइट से हटा दिया और वापस कहां पे रख दिया, नाउ इट हैज at that time it had been placed under it was made non-fundamental rights and had been placed under article 300A। समझ गए बात को, 300A कौन से पार्ट में, पार्ट 12 के अंदर में रख दिया, यानी कि शुरुआत में ये आपको फंडामेंटल राइट्स के अंदर में था, पार्ट 3 के अंदर में, समझ गए ना, जो कि फंडामेंटल राइट्स पार्ट 3 में ही है, उसको हमने 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 से हटा करके नॉन फंडामेंटल राइट्स की कैटेगरी यानी अंडर आर्टिकल 300A के अंदर में रखा, पार्ट 12 के अंदर। क्लियर है यहां तक। अब देखिए ये पर्पस क्या रहा होगा, इसको हम लोग क्यों हटाए, है ना। अगर मान लीजिए किसी के पास सपोज 100 एकड़ जमीन है और राइट टू फंडामेंटल राइट्स मतलब राइट टू प्रॉपर्टी फंडामेंटल राइट्स के तौर पे इंश्योर्ड है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में, तो क्या हो जाएगा, यानी कि उस पर्सन के फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हो रहा है ना, उस पर्सन के फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो रहा है, इन द सेंस दैट पर्सन वाज कैपेबल और एम्पावर्ड टू मूव डायरेक्टली अदर इन सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। तो इसकी वजह से क्या होगा, यानी कि उसके पास आर्टिकल 32 का स्कोप आ रहा है, आर्टिकल 226 का स्कोप आ रहा है, तो गवर्नमेंट जो है वो डेवलपमेंटल वर्क में इन्वॉल्व होती है या फिर इसी टाइप के फंक्शंस को या इसी टाइप के इंसिडेंट में इन्वॉल्व हुआ मतलब रहता, हजारों लाखों केसेस पड़े रहते शुरुआत के टाइम पे। तो दैट्स वाई क्या होगा कि, और ये देखिए रिपील वाला मतलब कि इसको हटाया कब गया है, 1978। यहाँ पे ये चीज बहुत समझने वाली बात होगी, यानी कि 1978 इसके पहले तक फंडामेंटल राइट्स यानी राइट टू प्रॉपर्टी फंडामेंटल राइट्स के तौर पे एग्जिस्ट कर रहा था, यानी कि गवर्नमेंट के लिए चैलेंज रहा होगा ना, और गवर्नमेंट तो इतनी थी नहीं क्या कि इसको भी कैरी करके चलता। इस वजह से गवर्नमेंट ने क्या किया, सर्टेनली कोई प्रोविजंस बनाए होंगे अपने आप को डिफेंड करने का, समझ गए। एक तरफ मतलब हमारी जो मतलब विद इन कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट ये तरफ एक कंपलसरी हो गया था टू अचीव द नॉर्म्स ऑफ वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन, जहां पे कि हम लोग बात करते हैं इंडिविजुअल्स
was to be empowered with three types of justice, social, economic and political, है ना। मान लीजिए इन पर्टिकुलर सोशियो इकोनॉमिक डेमोक्रेटिक राइट्स जो थे उसको गारंटी करने के लिए कहीं ना कहीं तो डिस्क्रिमिनेशन करना था। आपने देखा होगा कि जो जो लैंड रिफॉर्म्स है ना, लैंड रिफॉर्म्स के जो मैकेनिज्म इंक्लूड किए गए है ना, तो लैंड रिफॉर्म्स के मैकेनिज्म में जो कंपोनेंट हैं उसके टूल्स हैं, जैसे देखा होगा आपने कि सरप्लस जो लैंड्स थी तो उनको लेकर के डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सरप्लस लैंड टू द लैंडलेस लेबरर, है ना, उनको दिया गया। तो एक तरफ से आप प्रॉपर्टी लेकर के दे रहे हैं, तो इट वाज क्लियर कट वायलेशन ऑफ दिस वन, है ना। तो इस वजह से क्या होगा कि गवर्नमेंट ने अपने आप को डिफेंड करने के लिए कुछ किया होगा। दैट्स व्हाई क्या होगा, जब हम लोग पढ़ेंगे आगे चल के, ध्यान रखिएगा, आर्टिकल 31A एंड 31B वाज इंक्लूडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, है ना। ये देखिए, दिस वाज इनकॉर्पोरेटेड बाय फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट। थोड़ा आगे बढ़ गए हैं लेकिन समझिएगा, रेलेवेंसी समझ में आनी चाहिए। फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1951, समझ गए ना। यानी कि राइट टू प्रॉपर्टी एक तरफ फंडामेंटल राइट्स के तौर पे इंश्राइन था कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में, क्या स्टोरी है समझ सकते हैं। और दूसरी तरफ गवर्नमेंट को तो अपने आप को डिफेंड करने के लिए रखना होगा, यानी कि लैंड रिफॉर्म्स के प्रोविजन हो या फिर वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन का एस्पेक्ट हो, यानी हम इन सब के कंबाइन को क्या बोल सकते हैं, टू अटेन और टू अचीव द नॉर्म्स ऑफ डेमोक्रेटिक सोशलिज्म। समझ गए, इस चीज को भी आप कर पाएंगे ना कि राइट टू प्रॉपर्टी को क्यों रिमूव कर दिया गया यहाँ से, टू अटेन द नॉर्म्स ऑफ डेमोक्रेटिक सोशलिज्म, है ना। अब एक चीज मिस हुआ यहाँ पे बतलाना, देखिए राइट टू प्रॉपर्टी जो अपने फंडामेंटल ओरिजिनली जो फंडामेंटल राइट्स पार्ट 3 के अंदर में था, कहां पे था, आर्टिकल 19 क्लाउज 1 सब क्लाउज F और आर्टिकल 31 के अंदर में, समझ गए। तो ये एक तो इस राइट टू फ्रीडम के अंदर में एक कैटेगरी उसकी F रही थी और एक आर्टिकल 31 के अंदर में, तो 31 को रिपील कर दिया गया था और तब तक तो था ही ना, इसके इंप्लीमेंटेशन तब तक तो था ही। और देखिए फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट, इसीलिए 31A भी आ जाता है और 31B भी आ जाता है। तो अगर समझ पा रहे हैं, कंफ्यूजन नहीं हो रहा है तो यहीं पे क्लियर करें इसको। अब देखिए 31A का मतलब ये था, यानी वो एग्जिस्ट कर रहा था उस समय में। 31A के अंदर में गवर्नमेंट क्या कर रही है, गवर्नमेंट ने एक लॉज बनाया, दैट्स गवर्नमेंट ने एक्शंस लिया, लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क के थ्रू अपने आप को डिफेंड कर लिया। और आपके पास अल्टीमेट क्या चीज है कि फंडामेंटल राइट का वायलेशन नहीं होना चाहिए। इफ इट इज सो, तो इन केस क्या होगा, डॉक्ट्रिन ऑफ इक्वलिटी इज एप्लीकेबल ओवर दैट प्रोविजन। समझ पा रहे हैं। तो अब यहाँ पे 31A का ये था, यानी बोलते हैं इट सेव्स 5 कैटेगरीज ऑफ लॉ, समझ गए, इट सेव्स 5 कैटेगरीज ऑफ लॉ, यानी कि ऐसा लॉ जो कि वायलेशन करने वाला रहा होगा कॉन्स्टिट्यूशन का, आर्टिकल 31 के होने की वजह से वो बच जा रहा था, यानी टू बी कॉल्ड एज इनकंसिस्टेंट और रिपग्नेंट और इम्प्रूव्ड लॉ। समझ गए ना, यानी कि 5 कैटेगरीज, यानी क्या कर रहा था ये, और ये सारी चीज गवर्नमेंट कर रही थी टू वही डेमोक्रेटिक सोशलिज्म के नॉर्म्स को लाने के लिए, सो दैट कि एक इक्वलिटी का एस्पेक्ट हो। नहीं तो फिर क्या होगा, वही ब्रिटिश टाइम का एक्सप्लॉयटेटिव फेज को ही याद दिलाएगा। यहाँ पे देखिए ये पर्पस था एक्विजिशन और रिक्विजिशन को लेकर के। एक्विजिशन का मतलब हो रहा है क्या कि आप सरप्लस लैंड को ले रहे हैं, आप प्रॉपर्टी को एक्वायर कर रहे हैं, यानी कि प्राइवेट प्रॉपर्टी है, गवर्नमेंट उसको एक्वायर कर ली, ये हो गया एक्विजिशन वाला एक्ट। और एक्विजिशन करके गवर्नमेंट उसको मैनेज कर रही है, ये क्या हो जाएगा, रिक्विजिशन वाला मामला। यानी कि ये क्या था, फॉर द एक्विजिशन एंड रिक्विजिशन, एक्विजिशन एंड रिक्विजिशन, समझ पा रहे हैं। यानी कि कैसे गवर्नमेंट क्या करती है, टू एक्वायर प्राइवेट प्रॉपर्टी, है ना, उस एक्वायर किए हुए प्राइवेट प्रॉपर्टी को मैनेज करना। 5 कैटेगरीज के अंदर में बतला रहे। मैनेज करने के बाद क्या होगा, जो राइट्स हैं, राइट्स ऑफ शेयर होल्डर्स एंड डायरेक्टर्स, उसको मैनेज करना, है ना। यानी उसके बाद क्या है कि जो अपनी एंटिटी है, जो अपने एंटरप्राइजेस है, उसको अमलगेट करना, है ना, मॉडिफिकेशन ऑफ माइनिंग लीज। तो ये 5 कैटेगरीज के लॉज को सेव कर लेता था। समझ पा रहे हैं, इसका यही मतलब है। यानी कि obviously it was violation of right to property, that's why गवर्नमेंट ने क्या किया, आर्टिकल 31A को इनकॉर्पोरेट किया। कैसे, फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट 1951 के थ्रू। क्या यूटिलिटी थी इसकी, सिग्निफिकेंस क्या था, क्योंकि ये 5 कैटेगरीज ऑफ लॉ को बचा लेता है। इसके बेसिस पे किससे रिलेटेड मामले को, एक्विजिशन एंड रिक्विजिशन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, है ना। इसको हम लोग सिंपल वे में समझ लेते हैं, कोई टफ नहीं, बिल्कुल आसान, समझने में आ जाएगा तो बिल्कुल ही क्लियर है, ठीक है ना। तो डिटेल में भी नहीं जाते हैं कि क्या, बस सिंपल वे में
टू एक्वायर प्राइवेट प्रॉपर्टी, एक्वायर करने के बाद क्या होगा, उसको मैनेज करना, मैनेज करने के बाद क्या होगा, मॉडिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर शेयर होल्डर्स राइट, फिर मॉडिफिकेशन ऑफ माइनिंग लीज वगैरह, अमलगेट करना, अमलगेशन समझ रहे, मर्जिंग करना। तो ये सारी चीज कर सकती थी गवर्नमेंट इस प्रोविजन के थ्रू। फिर भी इतने में क्लियर नहीं होगा, तो गवर्नमेंट क्या करती है, एक नया ही आर्टिकल्स को ऐड, दोनों एक ही अमेंडमेंट एक्ट से आया, एक नया ही आर्टिकल्स को ऐड करती है, और वो आर्टिकल क्या था, 31B। और इसका सिग्निफिकेंस ये है कि इसने क्या किया, एक नया शेड्यूल को ऐड किया कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में। क्या नाम था, शेड्यूल 9। शुरुआत में आपको ध्यान होगा क्या, एट द टाइम ऑफ एडॉप्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन देयर वाज 8 शेड्यूल इन द कॉन्स्टिट्यूशन, तो अकॉर्डिंगली 9th शेड्यूल वाज एडेड बाय फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट। अब क्या था इस शेड्यूल का, कि इसके अंदर में मतलब जो प्रोविजंस थे, गवर्नमेंट को जब भी ये लगता था क्या कि ना, अगर वो लॉ चैलेंज हो जाता है ना, चैलेंज हो जाता क्या कि टू बी ऑन द ग्राउंड ऑफ वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, है ना, तो वो लॉज इम्यून रख दिया गया कि भाई इस पे जुडिशियल रिव्यू एप्लीकेबल होगा ही। समझ गए ना बात को, यानी कि इट मेड द प्रोविजंस ऑफ 9th शेड्यूल 9, है ना, इम्यून टू जुडिशियल रिव्यू, है ना, इम्यून टू जुडिशियल रिव्यू। क्लियर है ना, यानी कि गवर्नमेंट को मतलब 9th शेड्यूल का सिग्निफिकेंस यही है कि गवर्नमेंट को जब भी ऐसा लगा कि हाँ चलिए ठीक है, उस पर जुडिशियल रिव्यू एप्लीकेबल हो सकता है, सुप्रीम कोर्ट की नजर जा सकती है, तो उसको फटाफट 9th शेड्यूल में रख दिया। एंड इट इज इन फैक्ट दैट ओरिजिनली 13 लॉज थे इसके अंदर में, रूल्स रेगुलेशंस थे, और देखते ही देखते 300 प्लस हो गए, है ना। तो इसकी वजह क्योंकि गवर्नमेंट के पास क्या था, वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर के था। ये भी बैकग्राउंड क्लियर है। तो आर्टिकल 31B का क्या हो जाएगा, डायरेक्ट रिलेशन हो जाएगा कि वो 9th शेड्यूल में पड़े सब्जेक्ट मैटर को इम्यून कर रहा था जुडिशियल रिव्यू से। बट ये तो समझ में आ गया ना। अभी क्या स्टेटस है, क्या अभी भी ऐसा ही है? नो, इट इज नॉट सो। यानी कि एक केस आता है अपने पास, IR पोलो केस, IR पोलो केस 2007। उसकी वजह से क्या हुआ, क्या कि नाउ 9th शेड्यूल इज नो मोर इम्यून टू जुडिशियल रिव्यू। 9th शेड्यूल इज नो मोर इम्यून टू जुडिशियल रिव्यू। समझ गए ना। यानी कि अभी का क्या स्टेटस है, यानी इनफैक्ट 2007 में ही 9th शेड्यूल को इम्यून कर दिया गया, मतलब इम्यूनिटी से बाहर ले आया गया, जो कि पहले लॉस की एप्लीकेबिलिटी नहीं होती थी। अब क्या मतलब जुडिशियल रिव्यू की एप्लीकेबिलिटी नहीं होती थी, बट अब क्या है, इस केस के बाद से 9th शेड्यूल भी आपका जुडिशियल रिव्यू के लिए एप्लीकेबल है। नहीं, इसके अंदर हाँ 9th शेड्यूल मतलब पर्पस ये रहा था उस वक्त, ये था, लेकिन मतलब ये भी था कि 9th शेड्यूल हाँ जैसे 31B इसलिए बनाया गया कि इट सेव्स द सब्जेक्ट मैटर ऑफ 9th शेड्यूल फ्रॉम द मतलब इम्यून टू द जुडिशियल रिव्यू। समझ गए। तो ये चीज हो गया। और ये सब क्यों किया जा रहा था, बैकड्रॉप में सारी चीजें क्या थी, क्योंकि शुरुआत से अपने पास राइट टू प्रॉपर्टी की एप्लीकेबिलिटी देख लीजिए, है ना, गवर्नमेंट को मजबूरी रही होगी ये सब करने की। दैट्स वाई क्या होगा, क्या कि 9th शेड्यूल में पड़े हुए सब्जेक्ट मैटर को शुरुआत में 13 थे, तुरंत बढ़ गए 300 के आसपास आ गए, है ना। तो ये सारी चीज थी। यहां तक मैटर क्लियर है। हाँ तो हाँ इम्यूनिटी के लिए लाया गया, तो अब क्या है कि नॉर्मल एप्लीकेबल हो जाएगा। कोई मतलब नहीं, बस ऐसे ही रखा हुआ। समझ गए। तो शुरुआत में उस वक्त ज्यादा उस वक्त के सोसाइटी के हिसाब से बहुत ज्यादा एप्लीकेबल थे, लेकिन गवर्नमेंट के लिए ये होता है ना, ऑटोक्रेटिक वाला चीज हो जाता है कि अगर उसको लगता है कि जुडिशियल रिव्यू एप्लीकेबल है तो तुरंत 9th शेड्यूल में रख दीजिए उसको, है ना। तो इस वजह से गवर्नमेंट के लिए क्या हो जाएगा, और लॉस यानी आप देख पा रहे हैं सोसाइटी का कम्प्लेक्सिटी बढ़ रहा है ना, तो उस वजह से ये चीज करना जरूरी था, है ना। और क्यों किया गया था ऐसा, टू अटेंड द नॉर्म्स ऑफ डेमोक्रेटिक सोशलिज्म। समझ गए। तो ये है। तो अब देखिए आपको थोड़ा बहुत तो समझ में आया होगा कि लॉ मेकर्स भी क्या कर सकता है और जुडिशरी भी क्या कर सकता है। अब हम लोग इसको अच्छे से समझ लेते हैं। ए गुड टसल रिलेशन बिटवीन द लॉ मेकर एंड द जुडिशरी, है ना। जुडिशरी किस कैपेसिटी से, एज द प्रोटेक्टर एंड गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, है ना, प्रोटेक्टर ऑफ फंडामेंटल राइट्स एंड गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड फाइनल इंटरप्रेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। समझ में आए। तो आर्टिकल 13 के रिगार्डिंग वी हैव सेवरल डिबेट्स whether मतलब up to which extent parliament
पार्लियामेंट यूज करें, लॉ मेकिंग बॉडी एट यूनियन लेवल। पार्लियामेंट हैज, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने का पावर किसके पास है? पार्लियामेंट के पास। यानी कि पार्ट 20 के अंदर में आप देखते होंगे कि पार्ट 20 प्रोवाइड्स फॉर अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड दिस प्रोविजन हैज बीन टेकन फ्रॉम साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें कि आर्टिकल 368 प्रिस्क्राइब्स फॉर द रूल्स एंड रेगुलेशन, रूल्स रेगुलेशंस फॉर द अमेंडमेंट, जहां पे कि दो टाइप के अमेंडमेंट का प्रोसेस मेंशन है ना, स्पेशल मेजोरिटी और स्पेशल विद स्टेट सर्टिफिकेशन, कहां पे किसकी जरूरत पड़ती है वो भी क्लियर है। तो अब हम लोग देखने वाले हैं क्या कि अब सोसाइटी का जो डायनेमिज्म है उसके हिसाब से क्या होगा, क्या कि जब जिस चीजों को हमें इनकॉर्पोरेट करने की जरूरत पड़ी होगी तो लॉस, आपने देखा होगा लास्ट क्लास में सिटीजनशिप के भी लॉस अमेंडमेंट हुए हैं। लास्ट अमेंडमेंट आपका 2019 का है। तो ये अमेंडमेंट क्या है? टू इनकॉर्पोरेट द डेवलपमेंट डायनेमिक्स ऑफ द सोसाइटी एज वेल एज एडमिनिस्ट्रेशन, ये चीज है ना। अब देखिए कि मैंने क्या बोला, क्या कि पार्लियामेंट इज केपेबल, पार्लियामेंट हैज कॉम्पिटेंसी, इज सोल, मतलब सोल कॉम्पिटेंट टू मेक लॉस, है ना, एट यूनियन लेवल, यही चीज है ना। और जुडिशरी की क्या कैपेसिटी हो जाती है? टू वैलिडेट दैट लॉ, है ना, क्रिएटेड फॉर्मुलेटेड बाय द पार्लियामेंट। आर्टिकल 13 के ही रिलेशन में हमारे पास डिबेट शुरू हो जाता है कि अप टू विच एक्सटेंट कि पार्लियामेंट हैज पावर टू मेक लॉस, क्या वो फंडामेंटल राइट्स को भी वायलेट कर देगा? समझ पा रहे हैं? जिसमें देखिए कि 31B का पर्पस, अभी तो मैंने आपको एक्चुअली 31 तो है नहीं, 31A है, B है और C है ना। तो 31C का तो अभी मैंने आपको बोला ही नहीं, जो कि बाद में आया था। 31A का बोला आपको, उसमें ये बोला जाता है कि अगर कोई ऐसा लॉज बनेगा तो क्या होगा, क्या कि वो सेव कर लेता है पार्लियामेंट, मतलब सेव कर लेता है, जो कि 31 के ही प्रोविजन से आ जाता है कि गवर्नमेंट ऐसा कर सकती है लॉज बना के, अगर वो फंडामेंटल राइट का वायलेशन कर भी रहा हो तो। फंडामेंटल राइट कौन सा? वही आपका राइट टू प्रॉपर्टी के अंदर में, और मतलब ऐसे अगर हम लोग बोले तो वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स मेंशन अंडर आर्टिकल 14 एंड 19, समझ गए ना। 14 राइट इक्वलिटी है ना, इक्वलिटी वाला चीज, और 19 आपका राइट टू फ्रीडम के अंदर, ठीक है। तो अब देखिए हम लोग समझते हैं देयर इज गुड डिबेट ओवर पार्लियामेंट पावर एज वेल एज जुडिशरी पावर। तो सबसे पहले शुरू हो जाता है अपना केस का नाम है शंकरी प्रसाद केस। कहीं कहीं पे SHANKRI है, कहीं पे SANKARI, शंकरी प्रसाद केस है ना। शंकरी प्रसाद केस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1951। यहाँ पे देखिएगा, ईयर को भी रेफरेंस करते चलिएगा। यहाँ पे बोला गया, देखिए लॉस एक क्या होता है? ऑर्डिनरी लॉस, जो कि पार्लियामेंट नॉर्मली बनाता है, और एक लॉस क्या है? अपेक्स लॉस के तौर पे कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंडमेंट करके लॉस किया जा सकता है। यानी कि हम लोग दो चीजें समझते हैं, हमारे पास स्कोप दो है, एक ऑर्डिनरी लॉ का स्कोप, यहाँ इसको मैं बाहर रखता हूं इससे, एक है हमारे पास ऑर्डिनरी लॉ का स्कोप, और दूसरा है हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंडमेंट करके लॉ बनाने का, यानी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट लॉ, समझ गए ना। अब देखिए जुडिशरी खुद ही जो है इसको मोस्टर बनाने की कोशिश कर रहा है। क्या बोलता है, क्या कि डेफिनेशन ऑफ लॉ, आर्टिकल 13 के पर्सपेक्टिव से डेफिनेशन ऑफ लॉ कवर्स ओनली ऑर्डिनरी लॉ, नॉट द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट लॉ, समझ गए। यानी कि इसको बोल सकते हैं एक लाइन में, डेफिनेशन ऑफ लॉ कवर्स ओनली ऑर्डिनरी लॉ, शॉर्ट करके लिख रहे हैं, यानी ब्रैकेट में आप समझ सकते हैं नॉट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट लॉ। यानी कि आप क्या कर रहे हैं, एक तरफ पार्लियामेंट को ही तो सुप्रीम पावर दे रहे हैं कि भाई आप कॉन्स्टिट्यूशन को किसी भी एक्सटेंट में कर दीजिए। दूसरे भी क्यों कर रहा था ऐसा? क्योंकि बहुत सारे नॉर्म्स को इंक्लूड कर ले कॉन्स्टिट्यूशन में टू अटेंड द नॉर्म्स ऑफ डेमोक्रेटिक सोशलिज्म, समझ पा रहे हैं। अब क्या है कि जुडिशरी भी उस हिसाब से टाइम भी देखिएगा, 1951, 31A, 31B, 31C भी बनता है, 9 शेड्यूल भी बन गया। तो अब इससे ज्यादा और क्या चाहिए था? प्रूफ। तो इस वजह से जुडिशरी को लगता है कि मैंने ये क्या कर दिया, है ना, तो वापस रिवर्स करेगा अपने जजमेंट को। जुडिशरी, ये ध्यान रखिएगा, अभी हम लोग पढ़ेंगे, जुडिशरी हैज पावर टू रिव्यू इट्स ऑन जजमेंट अंडर आर्टिकल 137, है ना। जुडिशियल रिव्यू, जुडिशियल असेसमेंट पे भी जुडिशियल असेसमेंट ओवर जुडिशियल डिसीजंस, जुडिशियल जो डिसीजंस अपील किए जाते हैं उसमें, तो इस चीज को दूर किया गया। उसका नाम था गोलकनाथ केस, है ना, गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। ये यूनियन ऑफ इंडिया केस है, गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब केस। ये ईयर है आपका 1967। कभी कभी जैसे यूपीएससी में तो नहीं मैच करने को देता है, लेकिन स्टेट पीसीएस वगैरह में आपका मैच करने को दे दिया जाएगा, या फिर छोटे लेवल के एग्जाम में, समझ गए। तो गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब केस 1967 में जुडिशरी क्या अपील करती है,
यानी सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टेड दैट कि डेफिनेशन ऑफ लॉ, यानी सबसे पहले इसका सिग्निफिकेंस किया, इसने क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया आपका शंकरी प्रसाद के जजमेंट को, है ना, रिजेक्टेड द जजमेंट हेल्ड बाय जुडिशरी इटसेल्फ अंडर शंकरी प्रसाद केस। और क्या बोलता है कि डेफिनेशन ऑफ लॉ कवर्स बोथ, यानी ऑर्डिनरी लॉ एज वेल एज कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट लॉ। एक तरफ आपने पार्लियामेंट को इमेंस पावर दे दिया कि आप केपेबल है, आपको एनी एक्शन आप अमेंडमेंट कर सकते हैं, और दूसरी तरफ क्या कर रहे हैं, उसको रियलाइज करवा रहे हैं, नो फ्रॉम ऑनवर्ड्स यू आर नॉट केपेबल टू मतलब अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन अप टू इनकंसिस्टेंसी लेवल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि कोई फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन नहीं होना चाहिए। समझ गए ना? तो ये बात भले पार्लियामेंट को अच्छा लगेगा, एक तरफ तो हमको सुपर पावर बना दिए, भगवान बना दे रहे हैं, दूसरी तरफ जो है तुरंत में हमें अपनी पावर रियलाइज करवा दे रहे हैं कि भाई आप कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंडमेंट नहीं कर सकते हैं, यानी कि कर सकते हैं, यहाँ पे है हाँ फंडामेंटल राइट का वायलेशन नहीं होना चाहिए। यानी डेफिनेशन ऑफ लॉ में कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट भी, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करके जो लॉज बनाए जाएंगे वो भी डेफिनेशन के अंदर में आएगा, लॉ के डेफिनेशन में। यानी कि अगर वो इनकंसिस्टेंट होगा तो अप टू यही आपका डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लेप्स, डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी वगैरह एप्लीकेबल हो जाएगा। क्लियर है? तो यानी कि गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब केस का क्या लिटरल या फिजिकल सिग्निफिकेंस है? इट रिजेक्टेड द डिसीजंस हेल्ड बाय द ऑनरेबल कोर्ट इन शंकरी प्रसाद केस। यानी कि अब क्या चीजें निकल के आने वाली थी कि वापस पार्लियामेंट जो है वो कुछ बोलता कि भाई ऐसे कैसे कर लोगे तुम, है ना। तो अकॉर्डिंगली अब पार्लियामेंट की बारी थी, तो पार्लियामेंट क्या करेगा, कॉन्स्टिट्यूशन को ही अमेंड करेगा, है ना। यानी कि ये सारा डिस्कशन हम लोग आर्टिकल 13 के अंदर में कर रहे हैं, डेफिनेशन ऑफ लॉ को समझने, डेफिनेशन ऑफ लॉ को समझने के लिए। तो तीसरा डेवलपमेंट होता है, पार्लियामेंट लेके आता है 24th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1971। समझ गए? 24th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1971, इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या हो जाएगा? टू नलिफाई द जजमेंट ऑफ गोलकनाथ केस, है ना, टू नलिफाई द जजमेंट ऑफ गोलकनाथ केस। समझ गए? यानी कि पार्लियामेंट क्या बोलता है वापस कि नो, डेफिनेशन ऑफ लॉ इंक्लूड्स ओनली ऑर्डिनरी लॉ। वापस रीस्टोर कर दिया ना, यानी रीस्टोर द जजमेंट ऑफ शंकरी प्रसाद केस। शंकरी प्रसाद केस, समझ गए ना। तो यानी कि अब भले क्या होता कि एक तरफ देख रहे हैं कि पार्लियामेंट आ रहा है बारी बारी से, एक तरफ जुडिशरी आ रहा है, तो ये तो मतलब और भी डिलेशन को टसल कर दिया। क्या बोले? हाँ हाँ, तो इस वजह से अब क्या है कि थोड़ा बीच का रास्ता निकल के आना चाहिए था। अब यहाँ पे तो अब गुस्सा होने की बारी किसकी थी? गुस्सा करने की बारी ऑब्वियस है क्या, कि कोर्ट की, सुप्रीम कोर्ट की। तो चौथा ये समझ के नहीं आता कि चौथा अपना आता है जो क्रक्स वर्ड है ना, वही मैं कर रहा हूँ, क्रक्स वर्ड ही लिखिएगा, कंसेप्चुअल क्लैरिटी बिल्कुल होनी चाहिए। जैसे ही आएगा टाइम देख लेना, 1971 ईयर जो रेफरेंस होता है, अब आता है यही अपना केशवानंद भारती केस। पहली बार, ये दूसरी बार हो रहा है केशवानंद भारती। एक तरफ प्रियम्बल को बतलाया था कि प्रियम्बल एज पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, केशवानंद भारती से ही बोला गया था। तो केशवानंद का पूरा नाम है केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला केस, है ना। तो कुछ समझना नहीं है इसमें, बस ये समझिएगा कि जो केशवानंद भारती है ना, ही वाज प्रीस्ट ऑफ टेम्पल इन केरला, है ना। तो एक्चुअली रिलेटेड मामला ये था क्या कि उसकी टेम्पल का लैंड को एक्वायर किया जा रहा था। देख पा रहे थे ना कि स्टेट जो है लैंड एक्वायर करेगी। स्टेट का आर्गुमेंट क्या होगा कि वी हैव द नॉर्म्स ऑफ डेमोक्रेटिक, वी हैव टू अटेंड द नॉर्म्स ऑफ डेमोक्रेटिक सोशलिज्म, और हम जो फालतू की जमीन है वो लेंगे, उसको डेवलपमेंटल वर्क में लगाएंगे। केशवानंद भारती साहब क्या करेंगे? नहीं, हमारे पास फंडामेंटल राइट्स, आप ऐसे कैसे ले सकते हैं? दैट्स व्हाई। और गवर्नमेंट यूसी को तो एक मौका चाहिए था कि भाई गवर्नमेंट को मतलब लेजिस्लेटिव कैपेसिटी, कॉम्पिटेंसी लेवल को बतलाने का कि अप टू विच एक्सटेंट यू आर केपेबल टू मेक लॉज, और मतलब कि अप टू विच एक्सटेंट यू आर केपेबल टू मेक लॉज विद रेफरेंस टू द वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। समझ पा रहे? तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जुडिशरी बहुत ही बैलेंस में बोलता है, और थोड़ा सा बैलेंस में भी बोलता है, और एकदम बिल्कुल ही टाइट कर देता है पार्लियामेंट को। क्या बोलता है? यस, एक्सेप्ट करता है कि यस, पार्लियामेंट हैज इमेंस पावर टू मेक लॉज, है ना।
इवन पार्लियामेंट हैज पावर टू अमेंड फंडामेंटल राइट्स, समझिएगा, बट देयर डू ए डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एग्जिस्ट, समझ गए। यानी कि एक तरफ मानता है कि पार्लियामेंट हैज इमेंस पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन इन जनरल एंड फंडामेंटल राइट्स आल्सो, है ना, इमेंस राइट्स, है ना, यानी कि पार्लियामेंट कैन अमेंड फंडामेंटल राइट्स एज वेल, है ना। बट क्या बोला कि देयर डू ए डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर एग्जिस्ट, तो सबसे पहला जो है ना ये बेसिक स्ट्रक्चर का डॉक्ट्रिन आपको पार्लियामेंट सुप्रीम कोर्ट यहीं पे रेगुलेट करवाता है। देयर डू ए डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर एग्जिस्ट, और यहां पे क्या बोलता है, आगे भी बोलता है समझिएगा कि इवन पार्लियामेंट कैन नॉट टच दैट, है ना। तो ये इससे ज्यादा बेइज्जती और क्या होने वाली थी, यानी कि बिल्कुल ही वो टाइट कर दिया गया कि भाई पार्लियामेंट को एक तरह बोला कि आप बनाइए ना, आपको जो लॉज बनाना है, इवन फंडामेंटल राइट्स को अमेंड करिए, बट वो लॉज जो है किसी भी सूरत पे बेसिक स्ट्रक्चर का वायलेशन नहीं करना चाहिए उस लॉ से, है ना। तो इसलिए अब देखिए केशवानंद भारती अपने आप में बहुत सुपर्ब केस है। एक्चुअली क्या है कि अभी तक का जो हाईएस्ट जजेस बेंच केस है ना यही है, 13 जजेस बेंच केस है यहाँ पे केशवानंद भारती केस में। और जुडिशरी को मौका चाहिए था कि पार्लियामेंट मतलब को रेगुलेट करने के लिए, पार्लियामेंट को उसके एक्सटेंट बतलाने के लिए कि अप टू विच एक्सटेंट पार्लियामेंट इज केपेबल, तो एक्सेप्ट करता है कि ठीक है आप ही कंपिटेंट अथॉरिटी, बट डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर भी एग्जिस्ट करता है। और देखिएगा कि डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर इसका क्या मतलब है कि कोई केस कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन के थ्रू तो नहीं आया, इट वाज हेराल्डेड इन केशवानंद भारती केस फॉर द फर्स्ट टाइम। और इसी वजह से क्या है कि इंटरप्रेटर इसका कौन होगा, इंटरप्रेट करने वाला कौन होगा, सुप्रीम कोर्ट इटसेल्फ, समझ गए। तो क्या है, एंड इन डिफरेंट जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इट वाज हेल्ड कि हाँ ये बेसिक स्ट्रक्चर में आता है, ये नहीं आता, ऐसे ऐसे करके, ठीक है। अब भला अब बारी किसकी होने वाली थी, पार्लियामेंट की, ऑब्वियस है ना। तो जो इससे एसोसिएटेड फैक्ट्स है वो समझते चलिएगा। तो पार्लियामेंट लेके आता है, फेमसली सुने होंगे, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976, समझ गए। इसको समझने से पहले स्पेशल रिलेशन को थोड़ा सा ऐसे ही समझिएगा। 19 देखिए मैंने क्या बोला था आपको, 31C भी अपने पास एग्जिस्ट करता है ना, थोड़ा सा समझिए। एक्चुअली इट वाज इनकॉर्पोरेटेड बाय 25th अमेंडमेंट एक्ट 1971, ईयर पे जोर डालिएगा 1971, 24th अमेंडमेंट एक्ट 1971। माहौल कैसा जुडिशरी और पार्लियामेंट का, 31C है ना, किसके द्वारा लाया गया, 25th अमेंडमेंट एक्ट 1971, ठीक है। यहाँ पे 31C में क्या बोला जाता है, क्या क्या कि अब देखिए अगर मैं आपको बोलूं, अब तक समझ में तो आया होगा, अगर कभी क्लैश हो, और सबसे पहले तो ये बतलाइए कि इंडिविजुअल्स के ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए हमें क्या जरूरत पड़ेगी, सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटल राइट्स की, या सिर्फ और सिर्फ डीपीएसपी की, या फिर डीपीएसपी अलोंग विद फंडामेंटल राइट्स अलोंग विद डीपीएसपी, है ना। तो ये वाला चीज सुपर होने वाला है ना, क्योंकि आप देख पा रहे हैं कि फंडामेंटल राइट्स आर मेंट टू प्रमोट पॉलिटिकल डेमोक्रेटिक राइट्स ऑफ ए पर्सन ओनली, और जहां पे कि हम लोग बात करते हैं सोशल और डेमोक्रेटिक इकोनॉमिक डेमोक्रेटिक राइट्स, वो कहां से फुलफिल होने जा रहा है, डीपीएसपी से। तो पर्सन की ओवरऑल डेवलपमेंट तो तभी ना कहलाएगा जबकि हम दोनों को कंबाइन, ये हमारा फाइनल व्यू है, हम क्वेश्चन के किसी भी झांसे में नहीं आएंगे क्या कि हाँ फंडामेंटल राइट्स कुछ, आप ऐसे इंस्टेंसेस बतलाइए वेयर फंडामेंटल राइट्स इज कंसीडर्ड एज सुपीरियर, आप ऐसे इंस्टेंसेस बतलाइए जहां डीपीएसपी का प्रोविजन जो है गवर्नेंस वाला चीज बतलाइए, गवर्नेंस में डीपीएसपी के प्रोविजन सही नहीं अचीव कर पाएंगे, जहां पे वेलफेयर वाली बात होगी तो डीपीएसपी के प्रोविजन से अचीव कर पाएंगे, और हमें ओवरऑल दोनों का ही है। तो इंस्टेंसेस को आप प्रूफ करिए कॉपी पे, बट ओवरऑल हमें दोनों के ही रिक्वायरमेंट की जरूरत पड़ेगी, क्वेश्चंस के स्टेटमेंट में या इमोशंस में नहीं आना है क्या कि हाँ हम एग्री कर गए कि फंडामेंटल राइट इज सुपीरियर। तो हाँ बिल्कुल, है ना, हम सिग्निफिकेंस ऑफ डीपीएसपी समझा दिए, सिग्निफिकेंस ऑफ फंडामेंटल राइट समझा दिए, है ना। तो उसके बाद जो है ये सारी चीज कर लेते हैं। अब इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। यहाँ पे ये बोला गया 31C के अंदर में, यानी कि वापस मैं कोट करता हूं, टू गिव इफेक्ट द प्रोविजन ऑफ डीपीएसपी, थोड़ा सा टेक्निकल होते हैं, टू गिव इफेक्ट द प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 39B एंड 39C। 39 ये बोलता है, 39B ये एक्चुअली 39 का ही प्रोविजन है, क्लाउज है, तो क्लाउज बी एंड क्लाउज सी। तो क्लाउज बी ये बोलता है इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मटेरियल रिसोर्सेस,
इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मटेरियल रिसोर्सेज, यानी कम्युनिटी के ऑनरशिप की बात करता है। और ये भी आपका क्या है, गांधीयन आइडियोलॉजी से बिलोंग करता है। दूसरी तरफ बोला जाता है उसी के सपोर्ट में 39C में प्रिवेंशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ, यानी कि धन का जो संकेंद्रण है ना एक व्यक्ति के पास सिमट के नहीं रहना चाहिए। तो दोनों ही तो सुपर आइडियोलॉजी के हैं, गांधीयन आइडियोलॉजी के हैं। गांधी जी का ट्रस्टीशिप थियरी इसी से बिलोंग करता है ना, जहां पे कि कम्युनिटी ऑनरशिप की बात आती है, सेल्फ हेल्प ग्रुप का आप कॉन्सेप्ट देख पाएंगे। तो ये चीज है, यानी क्या बोला गया, टू गिव इफेक्ट द प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 39B एंड 39C if laws are made and if this law that law violates the fundamental rights, it should not be considered as violation of fundamental right of article 14 and 19। समझ के बात को फिर से बोल रहा हूं, to give effect the provision of article 39B and 39C, laws made by parliament is not considered as violation of fundamental rights under article 14 and 19। समझ गए बात। तो 31C जो कि इसके द्वारा लाया गया, तो यहां पे ये बोला कि डीपीएसपी के ये दो प्रोविजंस को अगर इफेक्ट में लाने के लिए फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो जाता है तो वो वायलेशन नहीं माना जाएगा, वायलेशन नहीं। पार्लियामेंट का मोनोपोली थोड़ा सा समझ में आ रहा होगा। अब 42nd में समझिएगा, बोलता है कि नॉट ओनली द प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 39 एंड 39B एंड C, ओवरऑल डीपीएसपी के ही प्रोविजन को इफेक्ट में लाने के लिए फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हो जाए तो हो जाए, यानी कि वो वायलेशन होगा ही नहीं। समझ गए। तो पार्लियामेंट यहाँ पे क्या कर रहा है, वापस अपने आप को सुपर बनाने की कोशिश कर रहा है ना। लिटरल वे में हम ये बोल सकते हैं, मॉन्स्टर ट्रीट कर लेते हैं उसको। यानी कि अगर एक ही पर्सन के पास, एक ही बॉडी के पास इंटायर ऑथोरिटी हो जाएगी कि लॉज बनाइए, कोई दिक्कत नहीं, कैसा भी चलेगा, है ना, तो इसका क्या मतलब हो गया, फिर तो आप वापस सेंट्रलाइज टेंडेंसी, एक्सप्लॉइटेटिव नेचर में, यानी कि यहाँ पे क्या है, डेमोक्रेसी नाम की रहती है ना। तो इस वजह से क्या है, क्या कि जुडिशरी वापस बोलेगा कि रुक जाओ, ठहर जाओ भाई, ऐसे कैसे, है ना। तो ये भी चीज, तो 42nd अमेंडमेंट का इंपॉर्टेंस यहाँ पे ये समझ लीजिएगा। और एक्चुअली कि नंबर ऑफ अमेंडमेंट्स इसमें इतने हुए थे क्या कि दिस हैज बीन सेवरल टाइम्स रेफर्ड एज मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, या फिर इन ए मोर क्रिटिक्स वे इसको हम लोग क्रिटिसाइज करने के लिए बोलते हैं क्या कि आपका इंदिरा कॉन्स्टिट्यूशन, चूंकि इट वाज ड्राफ्टेड अंडर, इट वाज फॉर्मुलेटेड या इनेक्टेड ड्यूरिंग द इंदिरा गांधी रेन, देन प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी। समझ गए। तो 42nd में ये बोला गया कि पार्लियामेंट हैज पावर टू अमेंड बेसिक स्ट्रक्चर इटसेल्फ। बोला क्या कि भाई बेसिक स्ट्रक्चर क्या, हम ये भी नहीं मानते और हमारे पास पावर है कि हम बेसिक स्ट्रक्चर को भी अमेंड कर दें। पार्लियामेंट हैज पावर टू अमेंड बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। समझ गए ना, ये क्रक्स वर्ड है। पार्लियामेंट ने अपने आप को इंपावर कर लिया, इस वाले लॉज इसके रिगार्डिंग बतला रहे, डेफिनेशन ऑफ लॉ या फिर डिबेट ओवर द पार्लियामेंट, डिबेट ओवर द एक्सटेंट ऑफ पावर और कैपेसिटी ऑफ जुडिशरी एज वेल एज मतलब पार्लियामेंट टू मेक लॉ। समझ गए। तो अब क्या होगा, वापस इसने तो बोल दिया क्या कि भाई हम बेसिक स्ट्रक्चर को भी नलीफाई करते हैं और बेसिक स्ट्रक्चर के भी पास बेसिक स्ट्रक्चर को भी अमेंड करने का पावर है हमें। तो वापस क्या होगा, सुप्रीम कोर्ट की बारी आएगी एंड एक केस आता है, ये एक्चुअली बहुत ही सुपर्ब केस है, मिनर्वा मिल्स केस, मिनर्वा मिल्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस। समझ गए ना। एक्चुअली इस केस के बारे में बोला जाता है दिस इज मोस्ट फॉरगेटन केस ऑफ द कंट्री, है ना, जहां पे क्या कि ये जो है ना, इसका लिटरल सिग्निफिकेंस ये है, ये बैलेंस ऑफ पावर की बात करता है, बैलेंस ऑफ पावर बिटवीन पार्लियामेंट एंड जुडिशरी। समझ गए। अब देखिए, आप जान रहे हैं क्या कि हमारे पास 3 बॉडी है और अपना जो मिनिस्ट्रियल कॉन्सेप्ट है, अपना जो पॉलिटिको एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप है, तो लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव एक ही विंग है ना। तो यानी कि एक ट्रीट कर ले, बचा कौन, जुडिशरी। तो इन दोनों के बीच में टेशनल रिलेशन देखने को क्लियर कट मिल रहा है यहाँ पे। तो और जो गवर्नमेंट के कंपोनेंट की तौर पे तीनों बॉडी शुरू से ही जान रहे हैं कि हम लोग इंटर गवर्नमेंटल मॉडल के तौर पे काम कर रहे हैं, यानी कि दे वर्क इन क्लोज कोलैबोरेशन ऑफ ईच अदर टू फुलफिल द नॉर्म्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म या कॉन्स्टिट्यूशन। समझ गए। यानी कि और लेकिन अब तक लग रहा है कि ऐसा भाई कि कुछ इंटीग्रेट होके काम कर रहे हैं, करना है थियोरेटिकली, बट यहाँ पे लड़ जा कर रहे हैं। तो इस वजह से क्या है कि अब तक ये लगा, मिनर्वा मिल्स केस में जो है इसका सिग्निफिकेंस यही है कि ये बैलेंस ऑफ पावर बिटवीन पार्लियामेंट एंड जुडिशरी के बारे में बात करता है। और अनफॉर्चुनेटली
ये अब तक अपना भुला दिया गया केस, अनफॉरगेटेबल केस है, मोस्ट फॉरगेटन केस बोलते हैं इसको। जहां अब देखिए इससे बड़ी बात क्या होगी कि यहाँ पे एक बैलेंस की बात करता है, जहां पे स्मूथ एडमिनिस्ट्रेशन की बात करता है ना, इसमें थोड़ा पार्लियामेंट को शांत करने की कोशिश की जाती है। इसमें बोलता है कि यस, डू यू बिलीव इन जुडिशियल रिव्यू? पार्लियामेंट के पास क्या है, जुडिशियल रिव्यू तो है ही अपना इंटीग्रेटेड पार्ट। तो अब ये बोला जाता है कि बेसिक स्ट्रक्चर इटसेल्फ इज ए पार्ट ऑफ जुडिशियल रिव्यू। समझ गया ना? पार्लियामेंट ये सुप्रीम कोर्ट ये बोलता है कि बेसिक स्ट्रक्चर इटसेल्फ इज ए पार्ट ऑफ जुडिशियल रिव्यू। सो क्या होगा कि वो एग्जिस्ट करेगा ही करेगा। दैट्स वाई यही वाला केस अपना लास्ट है, और उसके बाद फाइनल जो इससे चीजें निकल के आ रही है, समझ गए ना मिनर्वा मिल्स केस का सिग्निफिकेंस क्या है? वो बैलेंस के बारे में बात करेगा, यानी कि बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो जुडिशियल रिव्यू का पार्ट है, और पार्लियामेंट और जुडिशियल रिव्यू, और किसके पास पावर है जुडिशियल रिव्यू का? सुप्रीम कोर्ट बीइंग फाइनल इंटरप्रेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और इसलिए बेसिक स्ट्रक्चर किसका? बेसिक स्ट्रक्चर के रिगार्डिंग इंटरप्रेटर कौन हो जाएगा? सुप्रीम कोर्ट इटसेल्फ हो जाएगा। तो पार्लियामेंट एग्री कर लेता है इस टाइम पे, समझ गए? तो ये सारी कहानी है। और अभी फाइनल के तौर पे हम लोग क्या जानते हैं कि यस, पार्लियामेंट एंजॉय इमेंस पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, है ना? इनफैक्ट पार्लियामेंट हैज पावर टू अमेंड फंडामेंटल राइट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, बट it never violate, it should not violate the basic structure of the constitution. Parliament can never violate basic structure of the constitution। तो यही अपना फाइनल चीज है, समझ गए ना? अभी देखेंगे डिबेट वगैरह में, मतलब हम लोग एक क्या है कि स्मूथ एडमिनिस्ट्रेशन की एडवोकेसी करते हैं ना हमेशा। ये तो नहीं क्या कि भाई दोनों के बीच में झगड़ा करवा दें तब, यानी कि अगर दोनों के बीच में टसल रिलेशन रहेगा तो इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन अफेक्टेड हो जाएगा, है ना? स्मूथ एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन बनाने चले थे और इनएफिशिएंट बना बैठे, है ना? यही चीज होगा, मतलब इफेक्टिविटी खत्म हो जाएगी, इनइफेक्टिव हो जाएगा। तो दैट्स वाई हमें कोप अप करना है। तो ये अब इसका एग्जांपल मैं आपको बतलाता हूँ। जब भी डिबेट होगी फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपी की, अब देखिएगा, समझिएगा दोनों का नेचर। ये क्या है? एक लिमिटेशंस है ना, गवर्नमेंट कैन नॉट बी डेपोटिक। यहाँ पे क्या है? एक डेवलपमेंटल एवेन्यूज है कि गवर्नमेंट को काम करना है इस डायरेक्शन में। आप देख पा रहे होंगे कि हो सकता है उसको अचीव करने के लिए कुछ फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हो जाए या हो सकता है ना। तो यहाँ पे क्या है कि ये भी बहुत जरूरत है, ये भी बहुत जरूरत है। मिनर्वा मिल्स केस में ही बोला गया, जब ये डिबेट वाज अराइजिंग कि विच वन हैज सुपीरियर रोल विद द फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी, तो हमेशा ये चीज बोला गया कि फंडामेंटल राइट है सुपीरियरिटी ओवर डीपीएसपी। बट हमारा ये कंसेप्ट नहीं होगा, है ना? हमारा वो होगा कि हम ऐसे इंस्टेंसेस को बतलाएंगे या ऐसे केसेस को बतलाएंगे जहां फंडामेंटल राइट्स की सुपीरियरिटी को रखा गया, और ऐसे केसेस बतलाएंगे, मतलब डीपीएसपी का सिग्निफिकेंस बतलाएंगे कि डीपीएसपी क्यों जरूरत है। और फाइनल हमारा मिनर्वा मिल्स केस ही कंक्लूडिंग होगा। डीपीएसपी अभी हमने पढ़ा नहीं है, बट कंसेप्ट के तौर पे आपको बतला रहे हैं। तो मिनर्वा मिल्स केस में ये बोला गया, देखिए कितना अच्छा स्टेटमेंट दिया गया कि द कॉन्स्टिट्यूशन इज फाउंडेड ऑन द बैलेंस बेडरॉक ऑफ फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपी। समझ गए? तो कितना बढ़िया है कि कॉन्स्टिट्यूशन जो बैलेंसिंग व्हील है ना, किस पे टिका है? दोनों पे टिका है, ना कि एक पे टिका है। तो इससे बढ़िया एंडिंग लाइन क्या होना चाहिए? तो ये सारी चीजें, तो इसकी मतलब जो खूबसूरती है मिनर्वा मिल्स की, इस वजह से भी हम लोग समझ सकते हैं। समझ गए ना? अभी क्या अपना ये तो आज की क्लास यहीं पे रखते हैं, और फिर कल होगी क्लास, है ना? कोई प्रॉब्लम हो उसमें बताइए। देखिए अभी भी जैसे कि मान लीजिए समझने को है कि अभी देखा होगा आपने कि LGBTQA+ वाला जो मामला था, क्वेर का जो था, सेम सेक्स मैरिज को हाईलाइट, सेम सेक्स मैरिज को डिक्रिमिनलाइज कर दिया गया अपने इंडियन जो सोसाइटल है कल्चर उसके, उसमें मतलब इलीगल नहीं है। अब वो इलीगल नहीं है, बट कोई लॉज नहीं है उसके रिगार्डिंग, यानी कि उनके जो डिमांड्स थे क्या कि दिस शुड बी प्रोटेक्टेड बाय लॉ, है ना? कि एडॉप्शन के मामले हो चाहे जो भी उससे एसोसिएटेड मामले हो, तो उसके रिगार्डिंग लॉज होने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में उन लोगों ने एडवोकेसी करी थी, इस चीजों, उस ग्रुप ने एडवोकेसी करी। तो वापस सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला, क्या कि लॉ मेकिंग ऑथोरिटी, लॉ मेकिंग इज वेस्टेड टू द पार्लियामेंट, यानी कि वापस इंस्टीट्यूशनल इंटीग्रिटी दिखाई देती है इसमें। अगर सुप्रीम कोर्ट इंक्वाज करने की कोशिश करता है तो क्या बोलता है कि चलो ठीक है हम बना देते हैं लॉ, या फिर यूएसए का जुडिशरी होता तो बोलता ना कि हम लॉ बना दे रहे हैं। तो इसने क्या बोला, क्या कि नो, दिस फंक्शन इज वेस्टेड टू द पार्लियामेंट, है ना? और पार्लियामेंट ही लॉज बनाएगा। तो ये चीज खूबसूरती होती है। तो हम अपने एग्जाम्पल्स में समझ गए ना कि हम एग्जाम्पल्स को जो पढ़ते हैं वो न्यूज है, वो दुनिया के लिए न्यूज है, हमारे लिए क्या है?
मार्क्स इनहेंसर है हमारे लिए। तो सिविल सर्विस स्टूडेंट के लिए ना आप सर्चिंग आई के साथ रखिए कि हमें कौन सी चीज को कहां पे रखना है। जब सब्जेक्ट मैटर क्लियर होगा आपका तभी जाके कर पाएंगे, अदरवाइज आपके लिए भी वो न्यूज ही रहेगा, है ना। तो इसीलिए हमें वो हमारे लिए क्या, जैसे कि मान लीजिए एसडीजी, दुनिया पढ़ रही है क्या कि भाई चलो ठीक है कुछ है एसडीजी के नाम से, आप वो पढ़िए कि हमको यूज कहाँ करना है इसको अगर मान लीजिए हार्वेस्टिंग का ही कोई एग्जाम्पल आ रहा है पेपर में पूरा है, हम पूरे पेपर को पढ़ते हैं इस वे में कि हम उसके 4-5 लाइन को प्राउडली कहीं पे यूज करने वाले हैं। और जैसे वो बड़े से है तो जब तक आप यूज नहीं करेंगे तो उतना टाइम देकर के क्या फायदा, है ना। तो जहां भी मौका मिलता है उसका क्रक्स बनाइए और अपनी कॉपी पे लिखिए और उसके बाद उसको सर्टेनली यूज करिए। और खास करके बीपीएससी ने आपको मौका दिया है ऐसे के तौर पे, है ना। 3-3 ऐसे लिखने, कहीं ना कहीं तो यूज होगा, एक को छोड़ दीजिए लोकल वाली चीजें जो 2 जगह तो आपको है ही यूज करने का, वो भी चार अल्टरनेटिव में से हैं, तो ह्यूज पोटेंशियल है। तो इसीलिए मान लीजिए कोई भी आंसर हो, सोशल डायमेंशन पे जाएगा ही, इकोनॉमिक डायमेंशन पे जाएगा ही, पॉलिटिकल डायमेंशन, ऑर्गेनाइजेशनल डायमेंशन पे जाएगा ही जाएगा, डाटा से डाटा हो, करंट एग्जाम्पल हो, है ना, रिपोर्ट्स हो, केस स्टडीज हो, ये सब आपके मार्क्स इनहेंसर है हमेशा के लिए, है ना। और एक बार मेहनत करिए, डन कर लीजिए, फिर बाद में अपने रैंक इंप्रूव करते रहिए, या फिर कर लिए तो अभी बहुत अच्छी बात, अटेम्प्ट बचा होगा तो यूपीएससी का ट्राई कीजिएगा, समझ गए, आसान है पढ़ेंगे तो।